नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने काव्य लक्षण के इस दूसरे भाग में काव्य लक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। काव्य लक्षण से तात्पर्य जो है, इसका अर्थ जो है वह भारतीय काव्य लक्षण और पाश्चात्य काव्य लक्षण से लिया जाता है। भारतीय काव्य लक्षणों में संस्कृत काव्य लक्षण और हिंदी काव्य लक्षण लिए जाते हैं और पाश्चात्य काव्य लक्षण में पाश्चात्य देशों के विभिन्न कवियों और विद्वानों द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों पर विचार किया जाता है। यह ध्यान में रखना है कि काव्य लक्षण अर्थात संस्कृत काव्य लक्षण, पाश्चात्य काव्य लक्षण, अंग्रेजी काव्य लक्षण और हिंदी काव्य लक्षण, इन्हीं तीनों लक्षणों पर विचार किया जाता है। तो काव्य लक्षण से अर्थ हमारा यही होता है, तात्पर्य हमारा यही होता है। एक महत्वपूर्ण बात हमने यहाँ सीखी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम यह समझेंगे कि उत्कृष्ट काव्य का लक्षण और सामान्य काव्य का लक्षण किसे कहते हैं। उत्कृष्ट काव्य का लक्षण क्या होता है, सामान्य काव्य का लक्षण क्या होता है, या व्यापक काव्य का लक्षण क्या होता है। उत्कृष्ट काव्य का लक्षण क्या होता है, उत्कृष्ट को विशिष्ट भी कहते हैं। तो विशिष्ट काव्य का लक्षण क्या होता है, और इसके विपरीत सामान्य काव्य का लक्षण क्या होता है, और व्यापक काव्य का लक्षण क्या होता है। उत्कृष्ट काव्य का लक्षण, विशिष्ट काव्य का लक्षण दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समानार्थक हैं। और इसी तरह से सामान्य काव्य लक्षण और व्यापक काव्य लक्षण भी एक दूसरे के समानार्थी हैं। यह हमें समझने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यह हमने देखा है। तीसरी बात यह देखेंगे आज हम कि काव्य के जो लक्षण हैं वे शब्द प्रधान हैं या अर्थ प्रधान हैं या शब्दार्थ प्रधान हैं। यह भी कि इनमें देहवादी, शरीरवादी लक्षण कौन कौन से हैं और आत्मवादी, देहीवादी या शरीरीवादी लक्षण कौन कौन से हैं। देह मतलब शरीर और देही या शरीरी मतलब आत्मा, यह समझना है। देही मतलब शरीर नहीं, और शरीरी मतलब भी शरीर नहीं। शरीरी मतलब आत्मा, देही मतलब आत्मा। तो देहीवादी लक्षण का अर्थ हुआ आत्मवादी लक्षण, शरीरीवादी लक्षण का अर्थ हुआ आत्मवादी लक्षण, और शरीरवादी लक्षण और देहवादी लक्षण एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और इसमें शरीर की प्रधानता है, देह की प्रधानता है, आत्मा की प्रधानता नहीं है। शरीरीवादी लक्षण में, देहीवादी लक्षण में, आत्मवादी लक्षण में आत्मा की प्रधानता होती है। आइए हम देखते हैं उत्कृष्ट काव्य का लक्षण
क्या है और सामान्य काव्य का लक्षण क्या है। काव्य का सामान्य लक्षण नहीं कहा जा रहा है या काव्य का उत्कृष्ट लक्षण नहीं कहा जा रहा है, यह एक दूसरा संदर्भ ले लेता है। काव्य का उत्कृष्ट लक्षण किस लक्षणकार ने दिया है या इतने सारे लक्षणों में सर्वोत्तम लक्षण कौन सा है, ये अलग प्रश्न है, यह समझना है। लेकिन यहाँ हमें यह समझना है कि उत्कृष्ट काव्य का लक्षण क्या होता है और सामान्य काव्य का लक्षण क्या होता है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है, उत्कृष्ट या विशिष्ट काव्य का लक्षण, सामान्य या व्यापक काव्य का लक्षण। यह हम देखते हम एक तरफ से देखेंगे और आप दूसरी चीज पर भी ध्यान करेंगे। शब्दार्थों सहितो काव्यम, भामह ने यह कहा है ननु शब्दार्थो काव्यम, रुद्रट ने कहा है काव्य शब्दो अयम गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोर वर्तते, यह वामन ने कहा है। अभी हम संस्कृत काव्य लक्षण पर विचार नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान दें। मैं तीन चीज़ों की ओर इशारा करूंगा। एक तो यह है कि संस्कृत काव्य लक्षण की एक रूपरेखा जो है आपके मन में स्पष्ट हो जाएगी। इसका हमें आने वाले दिनों में काम होगा, काम पड़ेगा। लेकिन ध्यान में रखना है, इसमें से हमको देखना है कि सामान्य या व्यापक काव्य का लक्षण क्या है, उत्कृष्ट या विशिष्ट काव्य का लक्षण क्या है, एक तथ्य। दूसरा तथ्य यह है कि देखना है कि शरीरवादी या देहवादी लक्षण काव्य का क्या है और आत्मवादी या देहीवादी या शरीरीवादी लक्षण क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपकी भी बात, आपके भी दिमाग में यह बात स्पष्ट होगी। हमने देखा है शब्दार्थो सहितो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम, काव्य शब्दो अयम गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोर वर्तते, वामन। सहृदय हृदयालाहदी शब्दार्थमय त्वमेव काव्य लक्षणम, आनंदवर्धन ने कहा है। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम, ये कुंतक ने कहा है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, मम्मट कहते हैं। यही विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, समुद्रबंध ने कहा है। शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्रायः अलंकारो काव्यम, बागभट्ट ने कहा है। गुणालंकार सहितो शब्दार्थो दोषवर्जितो काव्यम काव्यविदो विदुः, प्रताप रुद्रीय कहते। और अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, यह हेमचंद्र कहते हैं अपने काव्यानुशासन में। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये हेमचंद्र कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं राजशेखर कहते हैं शब्दार्थयोः यथावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या, शब्दार्थयोः यथावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या। और फिर महिमभट्ट कहते हैं रसानुगुण शब्दार्थ चिंतास्तमित चेतसः, महिमभट्ट कह रहे हैं रसानुगुण शब्दार्थ चिंता अस्तमित चेतसः। और केशव मिश्र कहते हैं यहीं पर साधु शब्दार्थ संदर्भम
गुणालंकार विभूषितम साधु शब्दार्थ संदर्भम गुणालंकार विभूषितम, यह कह रहे हैं केशव मिश्र। और अग्नि पुराणकार कहते हैं इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुट दलंकारम गुणवत दोष वर्जितम। यह ध्यान में रखना है, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुट दलंकारम गुणवत दोष वर्जितम। और आचार्य विश्वनाथ कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और पंडितराज जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो इतने लक्षणों को हमने देखा। तो एक लक्षण हम यह जानेंगे कि सामान्य काव्य का लक्षण कौन सा है और विशिष्ट काव्य का लक्षण कौन सा है, व्यापक काव्य का लक्षण कौन सा है और उत्कृष्ट काव्य का लक्षण कौन सा है। तो आपको यह देखना है काव्य में काव्य विशेष है और इसके आगे विशेषणों की एक श्रृंखला जुड़ जाती है, सीरीज ऑफ एडजेक्टिव्स। यह ध्यान में रखना है, काव्य है, विशेष्य है यह, और इसके पहले विशेषणों की श्रृंखला जुड़ जाती है जहाँ, तो वहाँ जो है वह उत्कृष्ट काव्य का लक्षण हो जाता है। और जहाँ एक विशेषण रहता है तो वह सामान्य या व्यापक काव्य का लक्षण रहता है, या विशेषण नहीं भी रहता है तो वह सामान्य या व्यापक काव्य का लक्षण हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न सामान्य काव्य का लक्षण या व्यापक काव्य का लक्षण, उससे आप क्या समझते हैं? तो आप कहेंगे काव्य को परिभाषित करते समय यदि उसके पहले कोई विशेषण नहीं लगाया गया है या एक आध विशेषण है तब भी वह सामान्य या व्यापक काव्य का लक्षण है। किंतु यदि काव्य को परिभाषित करते समय, जिस समय काव्य को जो है परिभाषा में बांध रहे होते हैं, काव्य के लक्षण को परिभाषा में अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, तो उस समय यदि काव्य के पहले विशेषणों की एक श्रृंखला जुड़ जाती है तब वह उत्कृष्ट काव्य का लक्षण हो जाता है। यही सामान्य सी बात है, सरल सी बात है। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हम शनैः शनैः पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो उससे हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। और बुद्धि का विकास, मस्तिष्क का विकास धीरे धीरे ही होता है, एक बारगी ही नहीं हो जाता है। यह भी समझ रखने की ज़रूरत है। आप देखिए शब्दार्थों सहितो काव्यम और ननु शब्दार्थों काव्यम, ये सामान्य काव्य का लक्षण है, व्यापक काव्य का लक्षण है। और इहि विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम समुद्रबंध कहते हैं। तो एक विशेषण जुड़ा है, इहि यह विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, एक विशेषण जुड़ा है। विशेषणों की कोई श्रृंखला नहीं जुड़ी है, कोई कड़ी नहीं जुड़ी है, अनेक विशेषण नहीं जुड़े हैं, तो यह सामान्य काव्य का लक्षण है, व्यापक काव्य का लक्षण है। यह आप देखेंगे शब्दार्थों सहितो काव्यम सामान्य या व्यापक काव्य का लक्षण है। ननु शब्दार्थों काव्यम, जो रुद्रट कहते हैं, अवश्य शब्दार्थ ही काव्य है, तो यह व्यापक या सामान्य काव्य का लक्षण है।
और फिर समुद्र बंध जो कहते हैं, यही विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, यह विशिष्ट शब्दार्थ जो है वही काव्य है। तो यहाँ देखिए कि विशेषणों की कोई श्रृंखला नहीं जोड़ी गई है, विशेषणों की कोई कड़ी नहीं जोड़ी गई है। तो ये सामान्य या व्यापक काव्य के लक्षण हैं तीनों। और शेष देखेंगे। अब वामन देखिए क्या कहते हैं, काव्य शब्दों अयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। तो शब्दार्थ तो है ही वह, उसमें संस्कृतता भी आ गई है, गुण और अलंकार भी आ गए हैं, और यह है। फिर सहृदय हृदयालादि शब्दार्थमय त्वमेव काव्य लक्षणम, आनंदवर्धन कहते हैं। सहृदय के हृदय को आह्लादित करने वाला शब्दार्थ जो है उसी को क्या कहते हैं, काव्य का लक्षण कहते हैं। और शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम। तो काव्य के आगे बंधे व्यवस्थितो, वह बंध में व्यवस्थित होता है। और कवि का व्यापार तो है, लेकिन वह वक्र व्यापार है, वक्रोक्ति के संदर्भ में। और शब्दार्थों सहितो तो सबने कहा, तो कितने विशेषण जुड़ गए। तो ये उत्कृष्ट काव्य का लक्षण है, उत्कृष्ट काव्य का लक्षण है, उत्कृष्ट काव्य का लक्षण है। और मम्मट जब कहते हैं तददोषो तत् अदोषो, वह जो है अदोषो दोष रहित तो होता है। शब्दार्थो, शब्द और अर्थ का समकक्ष सहभाव तो उसमें रहता ही रहता है। सगुणो, गुण सहित होता है, अदोष रहित होता है। अनलंकृति, और अलंकार रहित होता है। पुनः क्वापि, और फिर कहीं कहीं अलंकार सहित भी होता है। यह है मम्मट कह रहे। तो काव्य में इतने विशेषण जुड़ गए। और शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्रायः अलंकारो काव्यम, बागभट्ट कहते हैं। तो वह अलंकार युक्त होता है, गुण युक्त होता है, दोष रहित होता है। तो ये सभी परिभाषाएं जो हैं उत्कृष्ट काव्य की परिभाषाएं हैं, उत्कृष्ट काव्य के लक्षण हैं और विशिष्ट काव्य के लक्षण हैं। ये हमने देखा है। और इधर भी राजशेखर जो कहते हैं शब्दार्थयो यथावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या या रसानुगुण शब्दार्थ चिंतास्तमित चेतस महिम भट्ट जो कहते हैं, या साधु शब्दार्थ संदर्भम गुणालंकार विभूषितम केशव मिश्र जो कहते हैं, या अग्नि पुराणकार कहते हैं इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। पदावली शब्द है, पदों का समूह है, तो शब्द ही है, उसका समूह है, यह समझना है। तो इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, इष्ट अर्थ से युक्त पदावली जो है काव्य है। और उसमें जो है स्फुट दलंकारम, अलंकार स्फुट रूप से होना चाहिए, व्यक्त रूप से स्पष्ट रूप से होना चाहिए। अग्नि पुराणकार का अलंकार पर बल है और स्फुट अलंकार नहीं। यह और गुणवत, और उसमें गुण होना चाहिए, दोष वर्जितम, दोष नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये सभी उत्कृष्ट काव्य के लक्षण हैं, विशिष्ट काव्य के लक्षण है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ। और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडितराज जगन्नाथ कहते हैं। तो एक चीज़ हमने देखी कि उत्कृष्ट काव्य का लक्षण, काव्य के पहले विशेषणों की एक श्रृंखला जुड़ जाती है
और वह विशिष्ट या उत्कृष्ट काव्य का लक्षण कहलाता है। बताया उत्कृष्ट काव्य का लक्षण कि उसमें काव्य के पहले विशेषणों की एक श्रृंखला जुड़ जाती है, तो वह उत्कृष्ट काव्य का लक्षण हो जाता है। और काव्य के पहले विशेषणों की श्रृंखला नहीं जुड़ी होती है तो वह सामान्य या व्यापक काव्य का लक्षण हो जाता है। यह हमने अच्छी तरह से समझा है। अब देखिए कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ का वाक्य पर बल है, वाक्य पर बल है, शब्द पर बल है। और पंडितराज जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, शब्द ही काव्य बशर्ते कि वह रमणीयार्थ का प्रतिपादक हो। शब्द ही काव्य है बशर्ते कि वह, शर्त यही है कि वह रमणीयार्थ का प्रतिपादक। और जब आचार्य विश्वनाथ कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य ही काव्य है, शर्त यही है कि वह वाक्य रसात्मक हो, रससिक्त हो, रसपूर्ण हो, यही और कुछ नहीं। ये ध्यान में रखना है। तो आचार्य विश्वनाथ का शब्द पर बल है, वह विशिष्ट शब्द को काव्य मानते। रसात्मकता विशिष्टता है, विशेषता है वाक्य की, यह ध्यान में रखना है। वाक्य शब्द है और रसात्मकता उसकी विशेषता है। तो इसीलिए विशिष्ट शब्द को ही काव्य मानते हैं आचार्य विश्वनाथ। और रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यहाँ शब्द स्पष्ट है, लेकिन उसकी विशेषता यह है वह रमणीयार्थ का प्रतिपादक होना चाहिए, रमणीयार्थ का प्रतिपादन करने वाला होना चाहिए, यह उसकी विशेषता है। तो पंडितराज जगन्नाथ भी विशिष्ट शब्द को ही काव्य मानते हैं। अच्छी तरह से समझना है कि आचार्य विश्वनाथ भी विशिष्ट शब्द को ही काव्य मानते हैं और पंडितराज जगन्नाथ भी विशिष्ट शब्द को ही काव्य मानते हैं। परंतु आप भामह को देखिए, वह विशिष्ट शब्दार्थ को काव्य मान रहे। भामह किनको काव्य मान रहे हैं? विशिष्ट शब्दार्थ को काव्य मान रहे हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम, रुद्रट ननु शब्दार्थो काव्यम, बल देते हैं ननु, अवश्य निश्चयमेव शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थ ही काव्य। तो केवल शब्द की बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथ केवल शब्द की बात करते हैं कि विशिष्ट शब्द ही काव्य है दोनों के अनुसार। लेकिन भामह कहते हैं कि विशिष्ट शब्दार्थ काव्य है, सही तो उसका विशेषण है, ध्यान में रखना है। और रुद्रट भी भामह की ही सहमति में समर्थन करते हैं। ननु शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। उसके बाद देखिए वामन भी शब्दार्थ को ही काव्य कहते हैं। आनंदवर्धन भी शब्दार्थमय, शब्दार्थ को ही काव्य कहते हैं। कुंतक भी शब्दार्थों सहितो, शब्दार्थ को ही काव्य कहते हैं। मम्मट भी शब्दार्थ को ही काव्य कहते हैं, विशिष्ट शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। विशेषताएं इतनी जुड़ी हुई हैं मम्मट के लक्षण में, काव्य लक्षण में। और समुद्रबंध भी शब्दार्थ को, विशिष्ट शब्दार्थ को, यहाँ तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है यही विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम,
यह विशिष्ट शब्दार्थ ही काव्य है। तो काव्य का लक्षण विशिष्ट शब्दार्थ काव्य है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार विशिष्ट शब्द काव्य है, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार विशिष्ट शब्द काव्य है, लेकिन वामन के अनुसार विशिष्ट शब्दार्थ काव्य है, रुद्रट के अनुसार विशिष्ट शब्दार्थ काव्य है, वामन के अनुसार विशिष्ट शब्दार्थ काव्य है, और आनंद वर्धन के अनुसार विशिष्ट शब्दार्थ काव्य है। वामन के अनुसार बताया विशिष्ट शब्दार्थ, कुंतक के अनुसार विशिष्ट शब्दार्थ काव्य है शब्दार्थो। मम्मट के अनुसार तददोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः क्वापि। तो यह देखिए शब्दार्थ, विशिष्ट शब्दार्थ, विशिष्ट शब्दार्थ। और बागभट्ट कहते हैं शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्रायः अलंकारो काव्यम। तो प्रायः अलंकार, अलंकार प्रायः होना चाहिए, हाँ, हो भी और नहीं भी, दोनों। तो ये सब विशेषण है, निर्दोषो सगुणो अलंकारो, ये सब विशेषण है। तो विशेषण विशिष्ट शब्दार्थ हुआ, विशिष्ट शब्दार्थ को काव्य मानते हैं वाग्भट। और गुणालंकार सहितो शब्दार्थो दोष वर्जितो काव्यम काव्य विदो विदु प्रताप रुद्रीय विशिष्ट शब्दार्थ को काव्य मानते हैं। और हेमचंद्र भी अदोषो सगुणो सालंकारो चौ शब्दार्थो काव्यम, विशिष्ट शब्दार्थ को काव्य मानते हैं। शब्दार्थयो यथावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या राजशेखर विशिष्ट शब्दार्थ को काव्य मानते हैं। महिम भट्ट रसानुगुण शब्दार्थ चिंतास्तमित चेतस, रसानुगुण ये विशेषता है शब्दार्थ की। तो महिम भट्ट भी शब्दार्थ विशिष्ट शब्दार्थ को ही काव्य मानते हैं। साधु शब्दार्थ संदर्भम गुणालंकार विभूषितम, केशव मिश्र कहते हैं। तो शब्दार्थ जो होना चाहिए वह साधु होना चाहिए, साधु विशेषण है। तो केशव मिश्र भी विशिष्ट शब्दार्थ को ही काव्य मानते हैं। अग्नि पुराणकार भी विशिष्ट शब्दार्थ को ही काव्य मानते। तो विशिष्ट शब्द को काव्य मानने वाले आचार्य विश्वनाथ और विशिष्ट शब्द को काव्य मानने वाले पंडित राज जगन्नाथ हैं। और शेष विद्वानों की एक लंबी श्रृंखला है जो विशिष्ट शब्दार्थ को ही काव्य मानते। व्याकरण शास्त्र और भाषा विज्ञान भी कहता है कि शब्द और अर्थ को हम विच्छिन्न करके नहीं देख सकते, अविच्छिन्न करके ही देखेंगे। तो इस दृष्टि से भी काव्य जो है शब्दार्थ प्रधान हुआ करता है, विशिष्ट शब्दार्थ ही काव्य कहा जाएगा। और भारतीय साहित्य दर्शन भी यही कहता है कि विशिष्ट शब्दार्थ ही काव्य। व्यवहार में हम क्या देखते हैं? व्यवहार में हम यह देखते हैं कि काव्य जो है शब्द रूप में सुना और पढ़ा ही नहीं जाता है, अर्थ रूप में समझा भी जाता है। व्यवहार के स्तर पर काव्य शब्दार्थ है विशिष्ट शब्दार्थ। शब्द केवल पढ़ा और सुना ही नहीं जाता है, शब्द केवल दृष्टिगोचर ही नहीं होता है, वह बुद्धिगोचर भी होता है। अर्थ के स्तर पर, अर्थ के स्तर पर काव्य बुद्धिगोचर भी होता है, वह समझ में भी आता है, काव्य समझा भी जाता है। तो साहित्य दर्शन भी, भारतीय साहित्य दर्शन विशिष्ट शब्दार्थ को काव्य मानता है। और व्याकरण और भाषा विज्ञान की दृष्टि से शब्द और अर्थ अविच्छिन्न होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको बड़ी ही अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया है।
गिरा अरथ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा मन वाणी शब्द, गिरा वाणी शब्द, अरथ अर्थ तो है, गिरा अरथ जल बीची सम, तो जल और बीची तो उसके बुलबुले, उसकी तरंगें, लहरें उसके समान। तो जल को आप तरंग से अलग नहीं कर सकते, तरंग को जल से अलग नहीं कर सकते। तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि शब्द को उसके अर्थ से अलग नहीं कर सकते। अर्थ रहित शब्द की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये अलग है कि एक शब्द का अर्थ समय और संदर्भ के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन उसमें कोई न कोई अर्थ जरूर ही अवश्य ही संपृक्त रहता है, यह समझना। तो आज हमने जाना है कि सामान्य काव्य का लक्षण, व्यापक काव्य का लक्षण, काव्य के पहले विशेषण की श्रृंखला जिसमें नहीं जुड़ी हुई हो, और उत्कृष्ट काव्य का लक्षण या विशिष्ट काव्य का लक्षण जिसमें काव्य के पूर्व जो है विशेषणों की एक श्रृंखला जुड़ी हुई हो। तो एक तथ्य हमने यह जाना। दूसरी चीज़ हमने यह जानी कि आचार्य विश्वनाथ विशिष्ट शब्द को काव्य मानते हैं, पंडित राज जगन्नाथ विशिष्ट शब्द को काव्य मानते हैं, परंतु भामह से लेकर के और अग्नि पुराणकार तक सभी शब्दार्थ को ही काव्य मानते हैं। व्याकरण के अनुसार, भाषा विज्ञान के अनुसार भी शब्द और अर्थ को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं समझा जा सकता है। और भारतीय साहित्य दर्शन भी विशिष्ट शब्दार्थ को ही काव्य मानता है। और व्यवहार में हम क्या देखते हैं कि काव्य जो है शब्द के स्तर पर केवल दृष्टिगोचर नहीं होता है, श्रुति गोचर ही नहीं होता है। हम जब पढ़ते हैं तो शब्द दृष्टिगोचर हो रहा होता है, आँखों से हम शब्दों को देख रहे होते हैं, वाक्यों को पढ़ रहे होते हैं। किंतु जब हम पढ़ते हैं तो केवल पढ़ना ही पढ़ना नहीं होता है, अर्थ के स्तर पर उसका बोध भी होता है हमें काव्य का, तो वह समझ में भी आता है, काव्य समझा भी जाता है, काव्य बुद्धि गोचर भी होता है। तो व्यवहार से भी यह सिद्ध होता है, स्पष्ट होता है कि विशिष्ट शब्दार्थ ही काव्य है। दो तथ्य हमने जाने। और तीसरा तथ्य ये है, कुछ लक्षण हमने बताए हैं जो जब हम संस्कृत काव्य लक्षण पर चर्चा करेंगे तो ये सब लक्षण वहाँ जरूर हमें प्रस्तुत मिलेंगे, उपस्थित मिलेंगे। तो काव्य लक्षण को ध्यान से समझिए। एक और सामान्य वर्ग होगा काव्य लक्षण का, और उसके बाद हमारी भूमिका समाप्त हो जाएगी और तब हम संस्कृत काव्य लक्षण पर अलग से विचार करेंगे, पाश्चात्य काव्य लक्षण पर अलग से विचार करेंगे और फिर हिंदी काव्य लक्षण पर अलग से विचार करेंगे। प्रश्न में भी केवल यह दे देने से कि काव्य लक्षण की विवेचना कीजिए तो ये इतना बड़ा हो जाता है अध्याय कि कोई भी विद्यार्थी काव्य लक्षण को सम्यक रूप से विवेचित नहीं कर सकता है। तो प्रश्न का प्रारूप ऐसा होना चाहिए कि संस्कृत काव्य लक्षण की विवेचना कीजिए, तो छात्रों को सहूलियत हो जाएगी और वह अच्छी तरह से विवेचना भी कर सकेगा। उसी तरह से अंग्रेजी काव्य लक्षण की विवेचना कीजिए तो उसको पूरा स्पेस मिल जाएगा, स्थान मिल जाएगा।
और उसी तरह से हिंदी काव्य लक्षण की विवेचना कीजिए। तो मैं वो जो क्वेश्चन सेटर्स होते हैं उनको भी यह मार्गदर्शन दे रहा हूँ। प्रश्न व्यावहारिक होना चाहिए, आदर्श नहीं होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, अव्यावहारिक प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, काव्य लक्षण की विवेचना कीजिए। अब काव्य लक्षण क्या क्या करेगा विद्यार्थी उसमें? तो ये उचित नहीं प्रतीत होता है, सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है। तो आप भी कल प्रश्न जो है वह निर्मित करेंगे और अच्छे प्रोफेसर बनेंगे, तो इन चीज़ों को अभी से ध्यान में रखें तो बड़ी सहूलियत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।